अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम एजुकेशन का ग्लोबल पेंडेमिक के साथ और जो ऑनलाइन हमारे पास एजुकेशन क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, इसके साथ कुछ नेक्सेस डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि कितना इफ़ेक्टिव रहा ये सिलसिला। कुछ क्वेश्चंस जनाब ना हैं जिनका हमें आंसर करना बहुत ज़रूरी है, उनको हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इस पेंडेमिक के दौरान हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम था, हमें उसमें और ज़्यादा कौन सी खामियां या कौन सी प्रॉब्लम्स नज़र आई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस किस्म की जनाब ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो सजेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते थे, वो कुछ विंडोज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते थे और प्रॉपरली ये सारे का सारा जो पेंडेमिक था उसमें एजुकेशनल जो सर्विसेज थी वो दी जा सकती थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग टू डिस्कस इज़ द क्वेश्चंस। So the very first question is why our system was not ready. As we know that as the history tells us कि हर 100 साल बाद almost after a century एक दफ़ा कुछ ऐसी वबा ज़रूर आती है जिसकी वजह से जनाब ना पूरी दुनिया एक वक्त में ब्लॉक हो जाती है, सिस्टम ब्लॉक्स हो जाते हैं और पूरा जनाब ना सिस्टम को रीन्यू करना पड़ता है, रिफ़्रेश होता है वो। तो हमें पता है कि इस किस्म की वबाएँ हर सेंचुरी बाद वो आती हैं। तो हमारा सिस्टम इतना रेडी क्यों, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो और हमें मालूम है कि एजुकेशन जो है वो बैकबोन है और एजुकेशन जो है वो एक पावरफुल वेपन है। एजुकेशन है ऐसे अल्टीमेट एक टूल है जिसकी वजह से पूरे दूसरे सिस्टम्स रिकवर हो सकते हैं। तो फिर क्यों जो इंसान है जनाब उसने अपने सिस्टम को रेडी नहीं किया। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़। हमारी बेसिकली बीइंग ह्यूमन बींग्स कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या पिछले 70 सालों से आते रहे हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी रही है एजुकेशन? एंड इफ़ देयर वाज अ प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन इन एवरी वंस पोलिटिकल मैनिफेस्टो, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स has been happened in the education department. So प्रायोरिटीज़ में अगर हमारी होता तो इस वक्त हमारा लिटरेसी रेट ओनली 56% ना होता है एज़ कम्पेयर टू द बांग्लादेश या श्रीलंका, जो कि छोटी स्टेट्स हैं, उनके पास वर्कफोर्स कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है और लेकिन वो हमसे कहीं ज़्यादा जनाब ना पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद है हाउ लॉन्ग वी कुड क्लोज और यूनिवर्सिटीज़। इज़ इट रियली डाइजेस्टेबल कि हम, जैसे सईद गनी साहब की स्टेटमेंट थी कि हम यूनिवर्सिटीज़ को या बच्चों के स्कूल्स को जितना मर्ज़ी लंबे अरसे के लिए चाहें, अगर हमें 6 महीने लगें, साल लगे, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए भी बंद करने पड़े तो हम ज़रूर कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर दे रियली इन देयर सेंसेस कि वाकई जो स्कूल्स हैं वो आप मॉल्स खोल रहे हो, आपको मालूम है कि आपके जो अडल्ट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जिनको अकल है स्पेसिफिकली, उन्होंने तो SOPs के ऊपर इतना ज़्यादा अमल नहीं किया। तो फिर भी आप इस किस्म की एक स्टेटमेंट देते हो कि इज़ द पॉइंट ऑफ द थिंकिंग इज़ दैट कि क्या ये वाकई हमारे पास जनाब प्रायोरिटी है? क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद रहें? एंड इफ़ it is going to happen, then how long we can digest it? The next point is, can we digest the closure of a school? Really, I have discussed it. What have we learned from the global pandemic? The very important question is कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना की सेकंड सर्ज है उसके आने के चांसेस हैं, मगर जो फर्स्ट सर्ज थी वो तो जा चुकी है। नाउ द डिस्कशन इज़ कि हमने इस पूरे ग्लोबल पेंडेमिक से क्या सबक सीखा है। रियली हम कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे एक्शंस ले चुके हैं जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा हमें, या कुछ उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, कोई पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। हैव वी डन समथिंग बेटर फॉर एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली? सो कैन वी डाइजेस्ट द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल विदाउट द वैक्सीन एंड मेडिसिन? मतलब अब हम कहते हैं कि 15 सितंबर से हमारे पास जो स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, क्या इस वक्त में कोई वैक्सीन बन गई है? क्या इसकी जनाब को मेडिसिन आ गई है? और जब मेडिसिन कोई नहीं, वैक्सीन कोई नहीं, तो फिर क्या ये डाइजेस्टेबल होगा और ये किन SOPs के मुताबिक होगा? क्या ये SOPs पहले अप्लाई नहीं हो सकते थे? और अगर ये पहले अप्लाई हो सकते थे या इन द ट्रू स्पिरिट नहीं हो सकते थे, तो फिर उस वक्त लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ क्या नहीं किया गया? एज़ वी नो दैट इन द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, पहले तो दिसंबर की जनाब ना छुट्टियाँ की गई, फिर उसके बाद 10-12 छुट्टियाँ और कर दी गई बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस आई थिंक, और उसके बाद 10-12-15 दिन स्कूल गए लोग,
और उसके बाद जनाब मार्च में दोबारा फिर छुट्टियां कर दी गई। और उस छुट्टियों की आप देखें 6 से 7 महीने जब एक स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता, जब अपने उस फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं होता 6 से 7 महीने, तो बेसिकली तो उसका सिस्टम ही बदल जाता है। उसके पास जो थिंकिंग प्रोसेस था, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था, वही रुक जाता है। सो अब क्या इसका सूरत हाल बनेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे पॉलिसी मेकर्स में, हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी थिंकिंग में, उनके जो प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स हैं। सो आई हैव पॉइंटेड आउट सम प्रॉब्लम्स for our next generation that are present in our education system that I think that इन प्रॉब्लम्स को रिमूव होना चाहिए। और ये अगर प्रॉब्लम हमें रियलाइज़ हो जाती, जैसे हर बंदे को पता होगा कि यार ये प्रोसेस है, हर बंदे को पता है कि जो पैंडमिक है वो 1 सेंचुरी के बाद आ जाता है, हर बंदे को पता है कि स्कूल्स कैन बी क्लोज्ड, हर बंदे को पता है कि जो चिल्ड्रन हैं दे मोस्ट वल्नरेबल जनरेशन इन एनी केस ऑफ ग्लोबल एपिडेमिक और पैंडमिक। तो हमें अगर प्रॉब्लम्स पता लग जाएं तो फिर उसके जो रेमेडियल मेजर्स होंगे वो भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट नो ऑनलाइन करिकुलम इज़ द वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हमें मालूम है कि इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है, हमने अपने बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम ही डेवलप नहीं किया हुआ, और कोई उनकी किताबों का, उनके करिकुलम का, उनके लिए वो अपडेट रहे चीज़ों के साथ, हमने कुछ ऐसा डेवलप ही नहीं किया। एज वी नो दैट कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये यंग जनरेशन है, वो सोशल मीडिया के साथ, यूट्यूब के साथ और व्हाट्सएप के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आती हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के फेसबुक अकाउंट्स पे उनकी वीडियोस को अपलोड करते हैं, उनको व्हाट्सएप स्टेटसेस बताते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या जाहिर कर रही हैं कि उनका इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन है। मगर अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इस पॉइंट को उठा के वहाँ पर कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इंस्टिल की होती, पाबंदियाँ लगाई हुई होती, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि कुछ ना कुछ हद तक लोग जनाब ना ये ऑनलाइन एजुकेशन में और इस पेंडेमिक के दौरान एजुकेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखते। द नेक्स्ट वन इज़ नो ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स रिगार्डिंग दिस ग्लोबल पेंडेमिक। एज वी नो दैट कि कुछ कॉलेजेस ने, कुछ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस ने, कुछ सेल्फ फंड इंस्टीट्यूशन जिन लोगों के थे उन्होंने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी वर्चुअल क्लासेस जनाब ना अप्लाई की, इस्टेब्लिश की। अब उसमें मसला ये है क्योंकि हमारे टीचर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनका कल्चर नहीं है बेसिकली, और उन्होंने कभी इस तरह ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं, कभी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मजबूर किया नहीं, और कभी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको इस तरह ट्रेन किया ही नहीं। तो फिर जब उनके पास अचानक से एक नई चीज़ सामने आई है ना, तो वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो प्रॉपरली उसमें मैनेज नहीं कर पाए। किसी में अच्छा क्यों नहीं मैनेज कर पाए? क्योंकि किसी के पास इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, किसी के पास जनाब सिस्टम का इशू है, किसी के पास लैपटॉप का इशू है, किसी के पास उस सारे सिस्टम को चलाने का इशू है। तो बहुत सारे इशूज़ इस पेंडेमिक ने हमें बताया कि सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आप उनको रिपेयर कर सकते हैं। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज़ द टीचर्स ट्रेनिंग। द नेक्स्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द अनइंटरप्टेड इंटरनेट। हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या तो महंगी है या फिर जनाब वो अनकंट्रोल अनरेगुलाइज्ड है अनरेगुलराइज्ड है, और या फिर जनाब अली वो है ही नहीं। मतलब या तो अब जिस मुल्क के अंदर पॉवर्टी मौजूद हो, जिस मुल्क के अंदर जनाब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक तरफ से स्टॉप हो चुकी हों, उस वक्त अगर आप इंटरनेट पैकेजेस की तरफ जाओ और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करो, तो आपके पास तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे ही बंद है, तो फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती। तो वो अनइंटरप्टेड इंटरनेट अगर है ही नहीं, अगर स्पेसिफिकली अगर वो टीचर्स के पास है तो फिर स्टूडेंट्स के पास नहीं है, फिर रिमोट एरियाज़ के अंदर सिग्नल मौजूद नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट, इसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जनाब जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए इस पूरे एजुकेशन दौरानिया में, इस पूरे पैंडेमिक के दौरानिया में। द नेक्स्ट इज कट इन द एजुकेशनल बजट। इफ यू आर थिंकिंग दैट बाय कटिंग द एजुकेशनल बजट, बाय नॉट एक्सपेंडिंग ऑन द एजुकेशन, यू कैन एक्चुअली डेवलप योर एजुकेशन सिस्टम, इट्स अ डे ड्रीम, नथिंग एल्स। मतलब आप एजुकेशन के बजट को ही कट कर दो, उसके पैसे ही खत्म कर दो, HEC के बजट को काम करना शुरू कर दो। यूनिवर्सिटीज़ को कहो कि जनाब आप लोन्स की तरफ निकल जाओ, या मतलब
कुछ इस किस्म का सीन भी नज़र आया हमें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ना एजुकेशन डेवलप हो सकती है? आपकी प्रायोरिटी के अंदर ही शामिल नहीं है जब इस किस्म की हरकतें होती हैं। तो जब ये बजट कम किया जाएगा तो फिर कैसे मुमकिन है कि जनाब दूसरे लोग अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे या वो महंगा नहीं करेंगे या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद नो ट्रेनिंग ऑफ द पेरेंट्स। एज वी नो दैट इन द एजुकेशन देयर आर 3 पार्टीज मेनली, द वन पेरेंट्स, द अदर स्टूडेंट्स, अनदर एंड द थर्ड वन इज टीचर्स। अब हर एक बंदे के पास स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स की भी किसी न किसी हद तक ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई हमने भी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स पॉजिटिव लेने हैं। इफ़ दे आर मेकिंग द वीडियोज़ ऑफ दिस इशूज़, इफ़ दे आर अपलोडिंग द वीडियोज़ दिस sarcastic activities of their issues on the social media, they can definitely teach them something beneficial related to the education if the teachers are not available. So टीचर्स के बाद, स्टूडेंट्स के बाद पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है वो हमारे पास सिस्टम में मौजूद नहीं है और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंसी ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। एज वी नो दैट हमारे दिमाग में इस वक्त एक बात बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से सरायत कर चुकी है दैट वी कैन ओनली रीड, वी कैन ओनली स्टडी इन अ क्लासरूम। उस क्लासरूम के अलावा हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं बनता और अगर फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं बनेगा तो हम जनाब पढ़ नहीं सकते। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू चेंज। मतलब हमें पता लग गया है यार 6 से 7 महीने तक बच्चों को क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इस दौरानिया में 6 से 7 महीने किताब को हाथ ना लगाना, कि किताबी जो अल्फाज हैं उनको ना देखना, इसका मतलब है कि आप पिछले 2-3 साल की जो पढ़ाई है उसको आप बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, उसका ख़त्म हो गया। सो ये जो डिपेंडेंसी है फिज़िकल इन्वायरमेंट पे एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको जनाब ना यूनिवर्सिटीज़ को आइंदा से नेक्स्ट इन द फ्यूचर ये चाहिए कि कुछ जनाब असाइनमेंट्स, कुछ क्लासेस हफ्ते में एक ही क्यों ना हो, वो इस तरह डिस्टेंस के ऊपर जनाब ना ऑर्गेनाइज़ करवाई जाएँ, इस्टेब्लिश करवाई जाएँ, जिसकी वजह से लोगों में ये कल्चर पैदा हो जाए और वो हेजिटेट ना करें, रिबेल ना करें। ये कल्चर की बात मैं कर रहा था कि हमारे पास ये कल्चर ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। मतलब आप पाकिस्तान में सुने ऑनलाइन क्लासेस, अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी जनाब कुछ ऐसे जनाब वो अजीब व गरीब किस्म के इंजीनियर्स के बारे में बात होती हैं कि वो जनाब सीढ़ी किसी और से चढ़ाती है और बाद में जनाब ने ये लगा दिया साथ में इंजीनियर की, ये वो वाले इंजीनियर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से बने हुए, क्योंकि हमारे पास कल्चर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को इवेलुएट करो, लोगों को देखो और कल्चर डेवलप करो और इसके अलावा आपके पास चॉइस कोई नहीं है। बिकॉज वी हैव एडमिटेड कि कम से कम 7 से 8 महीने तक स्कूल्स बंद रह सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये स्कूल्स हैं मोस्ट वल्नरेबल हैं। उसके बाद एवोल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस, हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इस एवोल्यूशन को रेजिस्ट करते हैं। एंड वन ऑफ माय वेरी रिस्पेक्टेबल टीचर ऑलवेज सेड कि जो बंदा एवोल्यूशन को रेजिस्ट करता है वो हमेशा पीछे रहता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन आवर लाइफ्स कि पैंडेमिक की वजह से सिस्टम ब्लॉक हो सकता है, पैंडेमिक की वजह से क्लासरूम्स बंद हो सकते हैं, पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर जनाब ना फ्लाइट्स बंद हो सकती हैं, मार्केट्स बंद हो सकती हैं, मॉल्स बंद हो सकते हैं। ये रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हो सकता है। नाउ वी हैव टू डिवाइस सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज, सम सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग्स जो कि इस पूरे पेंडेमिक में जो नेक्स्ट आएगा डेफिनेटली आएगा, बिकॉज वी आर इन अ रेस एंड इन दिस रेस सम टाइम वी गॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल और ये कोरोना बिल्कुल वही ये उसी किस्म का था। तो फिर हमने बेसिकली जनाब अली एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना है और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम उसके मुताबिक रहने की कोशिश करेंगे। हम ऑनलाइन जनाब ना चीज़ों को, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती थी, पहले लोग इस तरह नहीं सोचते थे। पहले लोग सोचते ऑनलाइन जब भी आएगा और फिर जनाब अली वो ख़राब चीज़ हमें दे दी जाएगी। लेकिन लेटर ऑन जो ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट डेवलप किया और वो जो ट्रस्ट का लेवल है अब लोगों को ये मजबूर करता है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर चीज़ों को मंगवा सकते हैं। नाउ द थिंग्स आर एक्चुअली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, यू कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग. Now, if it can be happened in the education department, we can actually improvise our educational standards by making the things online, by making the things digital. और उसमें हमें एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. The next is immature policy maker. If you are thinking that your politicians and your policy makers are not actually able to make or formulate some sort of tangible and some sort of positive policies for our generations, then there must
बी अ चेंज, और वो चेंज किस किस्म का हो कि आप उनको जनाब उनकी जगह पर रिप्लेस कर दें, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर समथिंग बैड एंड बैड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द गुड। नेक्स्ट, हमारे पास इस वक्त कोई मॉडल नहीं है फॉलो करने को जिसकी वजह से हम जनाब अपने एजुकेशन सिस्टम को उसकी वजह से बना लें। Remember, these are the problems that has been faced by a teacher, that has been faced by an institution, that has been faced by a student throughout the global pandemic. Besides these problems, there are abundant problems. There are many other problems in our education system regarding the rote learning, regarding no innovation, regarding no creativity in the classroom, and many others. But these are specifically the problems of our education system that has been coming to the surface during the global pandemic of coronavirus. Now, after this sort of discussion, what we can do to change the thing, what we can do to evolve the thing, because we know that this is the realistic perspective. We have some questions, we have some problems, we need some sort of solutions. The very first one, make a model or follow. आप कुछ ऐसा मॉडल बना लो, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते, कोई मॉडल इस तरह का बना लो। आपके पास पॉलिसी मेकर्स हैं, आपके पास ब्रेन्स मौजूद हैं, आपके पास यंग पॉपुलेशन है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मॉडल बना लो। और अगर वो मॉडल आप बना नहीं सकते तो फिर दुनिया में बहुत सारे दूसरे मुल्कों ने, न्यूजीलैंड ने, चाइना ने कोई ना कोई मॉडल बनाया है, आप उसको फॉलो कर लो। जापान है, जर्मनी है, इनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अपने बच्चों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ लिंक रखने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं आप उनको फॉलो कर ले। इफ़ यू कैन नॉट मेक योर ओन, बट डेफिनेटली यू कैन मेक योर ओन अकॉर्डिंग टू योर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ट्रेन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, उनके माँ बाप को और उनके टीचर्स को ट्रेन करना शुरू कर दें। ये किस तरह है, मतलब इसके बाद 100 साल तो गुजर जाएंगे, मगर ज़रूरी बात जो वो ये है कि अगले 100 साल के अंदर हमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर लेनी है, हमें कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना है, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना लेनी है और वो जल्दी बना लेनी है ताकि वो हमारा कल्चर बन जाए। इंश्योर द कंट्रोल्ड access of the social media, as we know that the social media is an ocean, और उस ओशन के अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। सो हमें कंट्रोल्ड एक्सेस देना चाहिए अपने स्टूडेंट को और बताना चाहिए कि ये वाली जो साइट्स हैं आपकी, हमें कुछ चीज़ों को स्टूडेंट्स की मजबूरी बना देना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक दफ़ा जाना ही जाना है, और लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग ही हो जाए। हमें बच्चों को ये कंफर्म कर देना चाहिए कि भाई आप लोग अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो इसके बाद आपके लिए ये नुकसान है, ये फाइन है, ये समथिंग लाइक दैट। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमेशा अपने आप को इन टच रखेंगे उसके साथ, एजुकेशन के साथ। उसके बाद बिल्ड अ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है इसमें कोई ऐसी वेबसाइट ही मौजूद नहीं है, कोई ऐसा चैनल ही मौजूद नहीं है जिसमें ना एक स्टूडेंट को उसकी किताबों के रिलेटेड, उसकी क्लास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके और सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हों। जबकि हमारे पास करोड़ों की तनख्वाही लेने वाले आईटी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। ये एक वेबसाइट डेवलप करना, उसमें एक क्लास के लेक्चर्स को अपलोड करवाना, ये कितना महंगा काम है, कुछ भी नहीं है। इन लेक्चर्स को, इस इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाना 1 करोड़ रुपए का काम हो सकता है मैट्रिक तक के स्टूडेंट का। वहाँ हम 1 करोड़ के एक क्या 10-10 करोड़ तनख्वाहें देते हैं लोगों को एक साल की। ये बहुत बड़ा काम होगा कि अगर आप ट्रस्टवर्दी वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट की एक्सेस स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी जाए। अनफॉर्चुनेटली आप देख लें कि हमारे पास केबल के ऊपर जनाब ना बच्चों को पढ़ाया गया। अगर ये मजबूरी बना दी गई है, हमारी मजबूरी बन गई है इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाना और इसको अडॉप्ट करना। मसला ये है कि हमें अगर हम इसको रेजिस्ट करेंगे तो फिर तो हमारा ही नुकसान है। द नेक्स्ट वर्ड इज establish an informal education system. As we know that we are dependent on the physical environment and physical structure of the classroom. So why we are not developing the informal education system? आप गली मोहल्ले में, शहर में कुछ मोहल्लों के किसी एक उस्ताद को ये कह दें कि भाई जब तक ये वाला सिलसिला चलेगा उस वक्त तक आप अपनी गली मोहल्लों के बच्चों को बेसिक्स पढ़ाने, उनको लिखना पढ़ना, अपनी ज़ुबान पढ़ना सिखाना है, कुछ ना कुछ बताना है उनको। ये तो कोरोना नहीं ना इस तरह फैलाया जा रहा। अब कुछ ना कुछ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हैं, कुछ सिस्टम आप डिवाइस कर सकते हैं। इट इज़ एन ईजी वन एंड इन द 21st सेंचुरी व्हेन इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड, थिंग्स आर टू मच ईजी।
और इस ईजीनेस में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम करते नहीं हैं। उसके बाद है मेक द एजुकेशन अ प्रायोरिटी, एंड वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स इज दैट दे हैव द एजुकेशन इन देयर इलेक्टोरल मैनिफेस्टोस बट दे डू नॉट एक्ट अपॉन ऑन देयर वर्ड्स. So make the education priority, because education will breed the women who will breed a generation. Education will breed a generation who will build up a nation. Education will breed a nation who will work for the betterment of the economy and the political system of any state. ये education ही है जिसके अंदर से बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस होने, डॉक्टर्स प्रोड्यूस होने, सोशल एक्टिविस्ट प्रोड्यूस होने, जनाब मदर्स प्रोड्यूस होनी है, आपके लीडर्स प्रोड्यूस होने, आपके पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस होने. ये एजुकेशन नहीं पैदा करने हैं. The one who is a visionary leader must have an idea to prioritize the education, to work on the education, to work for the betterment of the education system of Pakistan. And the next is virtual classroom. As we know that most of our universities do not have and never prioritize the virtual classroom system. They must go for the virtual classroom system because it has become an inevitable thing for us. Global pandemic has actually blocked the system. In the future, the other pandemic or epidemic or something like that can also do something like this sort of blockage. So to save the nation, not only a generation, to save the nation from any such blockage, from any such epidemic, from any such epidemic or pandemic, हमें अपने वर्चुअल क्लासेस को डेवलप करना है. अब सिस्टम आसान हो चुका है तो उसको आसान ही रहने दिया जाना चाहिए. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हाईलाइटेड, द पैंडेमिक कैन बी रेडी विद एजुकेशन, एज आई हैव मेंशनड कि आप एजुकेशन की वजह से ही तो वैक्सीन और मेडिसिन बना रहे हो ना. आपके पास एजुकेशन की वजह से ही तो ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह का ऐसे फैल सकता है, ऐसे रुक सकता है. तो भाई आप एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करो ना यार. उसके बाद है ग्लोबल लीडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुपर पावर मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन. They should take the responsibility as they are selling their own brands of internet. So they must ensure all over the world the available uninterrupted supply of the internet. If they can ensure the uninterrupted supply of the internet, they can definitely ensure the availability of basic education. उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट आई हैव मेंशनड ऑल इन दिस होल इंफॉर्मेशन इज द प्रायोरिटाइज. प्लीज़ प्रायोरिटाइज. अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी में ये शामिल हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि हल हो सकते हैं. आई होप आपको इन लफ्ज़ों की, इन बातों की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.